नमस्ते दोस्तों। आज हम राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ को देखते हैं और यह जो शक्ति है, यही शक्ति इसे कठपुतली या राष्ट्रीय केंद्रीय सरकार की अभिकर्ता के रूप में व्यक्त कर देता है। तो हम देखेंगे कि इन शक्तियों में कहाँ कहाँ वह केंद्रीय सरकार के अभिकर्ता और कठपुतली की तरह कार्य कर सकता है। तो अब जानते हैं कि राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, केंद्र में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो राज्यों में जब संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसके तहत राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। और राज्यपाल जो भी कार्य करता है वह मुख्यमंत्री के सलाह से करता है। सिर्फ स्वविवेकीय शक्तियाँ जो उसको दिया गया है वही अपने विवेक से करता है। और यहाँ पर राज्यपाल केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन करने लगता है। चूँकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल उसी दल का सदस्य होता है जो दल राजनीतिक दल का जो सरकार होता है केंद्र में, उसी पार्टी का सदस्य राज्यपाल को बनाया जाता है, उसी पार्टी के मेंबर को राज्यपाल बनाया जाता है। तो इसके कारण राज्यपाल हमेशा केंद्रीय सरकार के हितों के अनुरूप कार्य करता है और जहां उसको राज्य के हितों के अनुरूप करना चाहिए था, ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि राज्यपाल भी उसी दल का सदस्य है और इसलिए जो प्रशासनिक सुधार आयोग का रिपोर्ट आया था या पंछी आयोग था, उसका भी रिपोर्ट था, सरकारी आयोग का रिपोर्ट था, उस सब में कहा गया है, सब में सिफारिश किया गया था कि अगर राज्य में जिस पार्टी की सरकार है, यदि उसके विपक्षी पार्टी का सरकार केंद्र में है तो केंद्रीय सरकार अपनी पार्टी के सदस्य को राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और केंद्रीय सरकार अपने पार्टी के मेंबर को ही राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर देता है। तो आगे चलते हैं। इसमें अनुच्छेद 163(2) में यह प्रावधान है कि राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां क्या है और इसका अंतिम निर्णय स्वयं राज्यपाल ही करता है। राज्यपाल की इस निश्चय का न्यायालय में लेने जा सकता है या प्रसंगत नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि राज्यपाल जो भी निर्णय लेता है, यदि वह राज्यों के अनुरूप नहीं है, राज्य के हितों के अनुरूप नहीं है और केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन किया है, तो इसे हाई कोर्ट में चुनौती दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दिया जाता है। पहला है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो सामान्यतः राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो या जिसे बहुमत के लिए कई दलों का समर्थन प्राप्त हो। लेकिन यदि विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तथा किसी भी व्यक्ति को कई दलों का समर्थन भी प्राप्त नहीं होता है या कई दलों के गठबंधन ने मिलकर चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं किया हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करने में अपने सुविवेक का प्रयोग करता है। और यही परिस्थिति है जिसमें राज्यपाल केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन करने लगता है। इस अधिकार के प्रयोग के लिए दो सिद्धांतों का विकास हुआ है। समानतः राज्यपाल इन दो सिद्धांतों के आधार पर ही मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। पहला है अनुमान न लगाने का सिद्धांत। अनुमान नहीं लगाता है और इस सिद्धांत के अनुसार जब आम चुनाव में, विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल विधानसभा के सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। इस सिद्धांत का प्रयोग 1952 में मद्रास, पेप्सू, ट्रावनकोर, कोचीन में किया गया था। 1957 में उड़ीसा में, 1982 में हरियाणा में, 1988 में तमिलनाडु में किया गया था। लेकिन यहाँ भी यदि सबसे बड़े दल वह राजनीतिक दल है जो केंद्रीय सरकार में भी सत्ता प्राप्त है, तभी ये सिद्धांत का पालन करेगा। यदि
ऐसा नहीं है। यदि दूसरे दूसरे राजनीतिक दल का जो है वो बड़ा दल बन गया है तो इस सिद्धांत का पालन वहां पर नहीं करता है। पहले इस सिद्धांत का प्रयोग कांग्रेस की सरकारों के गठन के लिए किया गया था, लेकिन 1999 से 2004 के बीच भाजपा की सरकार के गठन के लिए भी एनडीए सरकार ने इस सिद्धांत पर चलने का प्रयास किया। 2019 में महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना को विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद शिवसेना गठबंधन से अलग हो गया। राज्यपाल ने भाजपा के नेता को इसी सिद्धांत का प्रयोग कर मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया, परंतु अन्य दलों जैसे एनसीपी के शामिल न होने से उसे त्यागपत्र देना पड़ा और फिर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार का गठन किया। दूसरा है अनुमान लगाने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर जब चुनाव के पश्चात किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब राज्यपाल अनुमान लगाता है कि किस राजनीतिक दल का नेता अस्थायी सरकार बना सकता है और उसी नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। बिहार में राजद और जेडीयू के गठबंधन को टूटने के बाद जब 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें जेडीयू और राजद मिलकर चुनाव लड़ा था। कुछ दिन दोनों मिलकर सरकार भी बनाया था, लेकिन फिर दोनों में गठबंधन जब टूट गया तो फिर इसी सिद्धांत के आधार पर जेडीयू प्लस बीजेपी के गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। अब तीसरा है लिस्ट पद्धति। लिस्ट पद्धति में जब किसी राजनीतिक दल के पास बहुमत तो होता है परंतु एक से अधिक नेता मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं तो राज्यपाल इन दावेदार से समर्थकों की लिस्ट मांगता है और सब उनके जो नेता होते हैं लिस्ट पेश करते हैं राज्यपाल के पास। और ऐसी स्थिति में आप देख रहे होंगे कि अभी का जो चलन है जिसमें कि अपने अपने समर्थक को दूसरे दूर के राज्यों में रिसोर्ट में होटल में ठहराया जाता है और जिस दिन उसको यहाँ लाना है राज्यपाल के पास या समर्थकों की अपना दिखाना है कि कौन कौन समर्थक है मेरा, काउंटिंग करवाना है, उस दिन ही वहां पर लाया जाता है। एक विधायक अगर दोनों लिस्ट में है तब राज्यपाल उन विधायकों को जो कि दोनों लिस्ट में उसका नाम है उसको ला करके इंटरव्यू लेता है उसका और उससे पूछता है कि आप किस नेता को समर्थन करते हैं, तो उसके आधार पर निर्णय लेता है। ऐसे जैसे 1967 में उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ दास ने और हुकुम सिंह ने राजस्थान में प्रयोग किया था। चौथा है परेड पद्धति। इसके तहत अपने जो नेता होते हैं वो अपने समर्थकों का परेड करवाते हैं राज्यपाल के पास। इस पद्धति के अनुसार मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपने समर्थकों की परेड राज्यपाल के समक्ष करवाते हैं और परेड में शामिल विधायकों के काउंटिंग के आधार पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग 1970 में पंजाब में किया गया था। राज्यपाल उपरोक्त पद्धति मतलब चारों पद्धति अपनाकर मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और उसे निश्चित समय दिया जाता है ताकि विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर सके। यदि निश्चित समय के अंदर मुख्यमंत्री बहुमत सिद्ध कर देता है तब तो मुख्यमंत्री कंटिन्यूअस रहता है। यदि बहुमत सिद्ध करने में असफल हो जाता है तो उसे बर्खास्त कर सकता है। अब दूसरा जो है मंत्रिपरिषद भंग करने में भी राज्यपाल स्वविवेक का शक्ति का प्रयोग करता है। इसमें राज्यपाल को मंत्रिपरिषद को भंग करने का अधिकार प्राप्त होता है। निम्नलिखित परिस्थिति है जबकि मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। पहला है जब राज्यपाल को यह विश्वास हो जाता है कि मंत्रिपरिषद का बहुमत विधानसभा में नहीं है और वह मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहता है लेकिन मुख्यमंत्री बहुमत साबित करने के लिए तैयार नहीं होता है, तब वह मंत्रिपरिषद को स्वविवेक से भंग कर देता है। दूसरा परिस्थिति है जब मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है परंतु मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देने के लिए तैयार नहीं होता है, तब मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। तीसरा जो
परिस्थिति है जब मंत्रिपरिषद संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा हो या मंत्रिपरिषद की नीतियां राष्ट्रीय हित के विपरीत हो या केंद्रीय सरकार से संघर्ष होने की संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में भी मंत्रिपरिषद भंग कर देता है। चौथी स्थिति है जब किसी स्वतंत्र अधिकरण ने मुख्यमंत्री का जांच किया है, इंक्वायरी किया है और उसमें मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया है, तो इन चारों परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद को भंग करता है। अब तीसरा जो ये है पॉइंट है विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। सामान्यतः मुख्यमंत्री के सलाह पर ही अधिवेशन बुलाया जाता है, लेकिन यदि कुछ असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कि विधानसभा की बैठक होना अनिवार्य है, तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से भी विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुला सकता है। अब डी है विधानसभा भंग करना। सामान्यतः मुख्यमंत्री के सलाह पर ही राज्यपाल विधानसभा को भंग करता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थिति में स्वविवेक से भी विधानसभा को भंग कर सकता है। ई है मुख्यमंत्री पर केस चलाने की अनुमति देना। राज्यपाल वर्तमान या भूतपूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने की अनुमति दे सकता है यदि वह भ्रष्टाचार या आपराधिक कार्य में संलग्न है। जिससे बिहार में लालू यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, तो उसे वैधानिक कार्यवाही करने के लिए कोर्ट को अनुमति दे दिया था। अब है राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना। राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्यथा उसे यह समाधान हो जाता है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता, तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और मुख्यतः यह राज्यपाल के प्रतिवेदन पर ही लगाता है। अधिकतर अवसरों में इसका प्रयोग दुर्भावना के कारण हुआ है या राजनीतिक स्वार्थों के कारण ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अब आगे है विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित करना। अनुच्छेद 200 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन एक जो उसमें कारण है जिसके कारण अनिवार्य है कि उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए अवश्य आरक्षित रखेगा, वो है कि यदि विधानसभा ऐसा विधेयक पास किया है जिसके परिणाम स्वरूप हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कमी हो जाए, तो ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखना अनिवार्य है। आगे है निषेधाधिकार का प्रयोग, वीटो का प्रयोग। राज्यपाल किसी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता है। वह 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग करता है। पहला है अत्यंतिक निषेधाधिकार, दूसरा निलंबनकारी और तीसरा है जेबी वीटो। इसका प्रयोग करता है और विशेषित वीटो का प्रयोग राज्यपाल नहीं करता है। अत्यंतिक निषेधाधिकार का प्रयोग वह मुख्यमंत्री के सलाह पर ही करता है, लेकिन निलंबनकारी और जेबी वीटो का प्रयोग वह स्वविवेक से करता है। इस प्रकार आप इतना जो प्रयोग देखें, इनमें यदि राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप या राज्य के हितों के अनुरूप यदि कार्य नहीं करता है और केंद्रीय निर्देशों का पालन करता है, तो वह केंद्रीय अभिकर्ता के रूप में स्थापित हो जाता है या कठपुतली के रूप में स्थापित हो जाता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा। कहीं डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। और इससे पहले भी हम राज्यपाल के संबंध में वीडियो बनाए हुए हैं, वो राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में है। तो 2 टाइप का क्वेश्चन राज्यपाल से संबंधित पूछा जाता है और दोनों में किसी टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू।